नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का, जिसमें हम तमाम महत्वपूर्ण खबरें आप तक विस्तार से पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वायुसेना प्रमुख की, क्योंकि आज मीडिया से बात करते हुए भारत के, हिंदुस्तान के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा की। देखिए, ये पहला अवसर था जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों और अन्य नुकसानों को आंकड़ों के माध्यम से भारतीय वायुसेना ने पेश किया, जानकारियां दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वायुसेना प्रमुख ने पुष्टि की है कि इन हमलों में पाकिस्तान को भारी नुकसान भारतीय सेना ने पहुंचाया, जिसमें न केवल सैन्य बुनियादी ढांचा नष्ट हुआ उनका, बल्कि उसके कुछ सबसे कीमती और आधुनिक विमान भी खत्म कर दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय एयरफोर्स ने 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी से पाकिस्तान के एक हाईटेक टोही यानी जासूसी विमान को भी मार गिराने का स्पष्ट सबूत पेश किया है, जो संभवतः उनका विमान था। यह विमान पाकिस्तान की वायुसेना की आंखें और कान माने जाते हैं, यह भी समझ लीजिए। इनके नष्ट होने से उसकी हवाई निगरानी और युद्ध की कमांड क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, उनका तथाकथित सबसे आधुनिक F-16 जैसे कई फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों को भी भारतीय एयरफोर्स ने जमीन पर ही नष्ट कर दिया। आज वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने बताया कि भारतीय वायुसेना के हमलों ने पाकिस्तान के कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। वायुसेना प्रमुख के मुताबिक पाकिस्तान के कम से कम चार अलग अलग जगहों पर लगे रडार सिस्टम को हमने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। दो महत्वपूर्ण कमांड और कंट्रोल सेंटर नष्ट हुए, साथ ही कम से कम 2 हवाई अड्डों के रनवे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया, जिसका सबूत पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाए गए थे। इसके अलावा 3 अलग अलग स्टेशन पर 3 हैंगर भी क्षतिग्रस्त हुए। हैंगरों के क्षतिग्रस्त होने का मतलब है कि वहां रखे विमान भी प्रभावित हुए। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल ने और भी जानकारियां दी और कहा कि भारत के जेट गिराने के पाकिस्तानी दावे उनके सिर्फ मनोहर कहानियों के जैसा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिराए थे, जिनमें पाकिस्तान के F-16 और J-17 विमान शामिल थे। यही नहीं, ऑपरेशन के दौरान भारत ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया था। एयर चीफ मार्शल ने बताया कि सेना को खुली छूट थी और हमने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तान खुद युद्ध विराम के लिए आगे आया। यह एक सबक है जो इतिहास में दर्ज होगा। हमने युद्ध की तरह खत्म किया। दुनिया को हमसे सीखने की जरूरत है। आज इसी पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि क्या कहा एग्जैक्टली एयर चीफ मार्शल ने आज इस बातचीत के दौरान सबूतों को पेश करते हुए। उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूं उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या, कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब वेरी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए। मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आज एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने सुब्रतो पार्क नई दिल्ली में मीडिया को एड्रेस किया।
उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर डिटेल्स में बताया कि पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। रडार्स, कमांड सेंटर्स, रनवेज और हंगर्स तबाह की गए। एयर चीफ ने यह भी क्लेम किया कि 4-5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग F-16 और एक अवाड एयरक्राफ्ट को भी निशाना बना गया। पाकिस्तान के काउंटर क्लेम्स पर उन्होंने कहा ये बस मनोहार कहानियां हैं। उन्होंने बताया कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जॉइंट प्लानिंग से ऑपरेशन स्विफ्ट, डिसाइसिव और पॉलिटिकली कैलिब्रेटेड रखा गया। आगे के लिए एयर चीफ ने कहा कि फ्यूचर वॉर्स छोटी, शार्प और पॉलिटिकली कंस्ट्रेंट्स होंगे। साथ ही उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का रोड मैप 2047 हाईलाइट की, जो मॉडर्नाइजेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। जय हिंद, मैं हूं तेजु टालनाक्रो, सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए नई दिल्ली से। तो पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ वो हमारे एयर चीफ मार्शल ने स्पष्ट कर दिया सबूतों के साथ। पाकिस्तान दावा करता है कि उन्होंने हमारे 6 रफेल गिरा दिए, ये उनकी मनोहर कहानियां हैं, ये बात भी वो स्पष्ट करते नजर आए। उन्होंने चैलेंज भी किया, अगर आपके पास कोई सबूत है कि आपने हमारी किसी हवाई पट्टी को नुकसान पहुंचाया है तो सबूत दिखाइए, हम तो दिखा रहे हैं। आपने हमारा कोई विमान गिराया है तो उसका कोई सबूत दिखाइए, क्योंकि हम तो दिखा रहे हैं। ये मनोहर कहानियां पाकिस्तान वाले अंदर गाते कहानी सुनाते रहे। खैर, बढ़ेंगे आगे। बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम करेंगे, क्योंकि बीते हफ्ते जुमे की नमाज पर हिंसा हुई थी बरेली में, ये आप सभी जानते हैं। बरेली में नमाज आज शांतिपूर्वक संपन्न हुई, क्योंकि आज भी जुमा था। हिंसा के बाद सीएम योगी का निर्देश साफ था, पिछले हफ्ते की हिंसा के बाद, कि दंगाइयों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। साफ है, बरेली योगी जी के उस अल्टीमेटम का असर आज बरेली में दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में पिछले शुक्रवार यानी 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट और चौकस नजर आया। आज जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम देखा गया। पूरे बरेली को अलग अलग जोन में बांट दिया गया प्रशासन के द्वारा। चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। जमीन से लेकर आसमान तक, यह कहना गलत नहीं होगा, जमीन से लेकर आसमान तक उपद्रवियों की निगरानी की गई। असर यह हुआ कि आज यानी शुक्रवार को जुमे की नमाज पर मस्जिदों में सन्नाटा नजर आया। गिने चुने नमाजी ही मस्जिद पहुंचे, बाकी सब घरों में नमाज पढ़ रहे थे। बरेली में 26 सितंबर को आलम मोहम्मद को लेकर जो हिंसक झड़पें हुई थीं, उसको लेकर शुक्रवार की नमाज से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए, और इसे और ज्यादा पुख्ता और सख्त किया गया था। शहर में तनाव को देखते हुए करीब करीब 8000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। पूरे बरेली को 5 सेक्टर्स में बांटा गया था। प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी एक एक अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई थी। नमाज से पहले मस्जिद के सामने फ्लैग मार्च भी प्रशासन की तरफ से किया गया। ये वही जगह थी जहां फ्लैग मार्च हुआ, जहां दंगे हुए थे। नमाज से पहले शहर में 8000 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे। 13 सर्किल ऑफिसर यानी सीओ, 700 दारोगा और 2500 सिपाही। अन्य जिलों में बुलाई गई पुलिस फोर्स भी इसमें शामिल थी, उसका भी आंकड़ा है, जो चौराहों और मस्जिदों के आसपास मुस्तैद दिखाई दिए पूरे दिन। शुक्रवार सुबह 9 बजे से ही जो सेंसिटिव एरियाज हैं यानी जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पर ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई थी। प्रशासन पूरी तरीके से सुपर जोन और कई सेक्टर्स में बटा दिखाई दिया। अभी भी सभी जगहों पर अधिकारियों की तैनाती रात में भी देखी गई है। बाहर से भी फोर्स आई हुई है। ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई। जिस मस्जिद से पिछले शुक्रवार को दंगे की शुरुआत हुई थी, उस मस्जिद के आसपास सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई दिया। मस्जिद में केवल 10 से 20 की संख्या में नमाजी पहुंचे थे। आज यानी 3 अक्टूबर को ज्यादातर नमाजियों ने मस्जिद से दूरी बनानी ही मुनासिब समझा। लोगों ने घरों पर ही नमाज अता की। सतर्कता के तौर पर पूरे बरेली में दोपहर 3 बजे से शनिवार दोपहर 3 बजे तक यानी 48 घंटे तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था। इंटरनेट, मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत करीब से देखा जा रहा है। अराजक तत्व माहौल ना बिगाड़ पाए, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यानी पिछली हिंसा के बाद योगी जी ने जो आखिरी चेतावनी दी थी, उसका असर धरातल पर बरेली में दिखाई दिया। ऐसे में सवाल यह कि क्या अब उत्तर प्रदेश की धरती दंगाइयों के लिए काल बन चुकी है?
क्या योगी ही हैं दंगाइयों के असली इलाज? क्या इस मॉडल को पूरे देश में अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि दंगे तो कहीं पे भी हो जाते हैं, इनके द्वारा किए जाते हैं। आखिर कब देश ऐसे जिहादी उन्मादियों को अपनी मिट्टी में बर्दाश्त करता रहेगा, कब तक, ये भी बड़ा सवाल है। कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो आपको दिखा देते ताकि आप समझ पाए कि बरेली हिंसा के बाद प्रशासन किस प्रकार से मुस्तैद रहा। क्या अपडेट्स आज बरेली से निकलकर सामने आई, देखिए रोहित शर्मा एडीजी बरेली जोन का क्या कहना है, मानुष पारिक एसपी सिटी का क्या कहना है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से ठीक रही, सब शांतिपूर्ण माहौल से सारी चीजें संपन्न हुई हैं। कल का त्योहार बहुत अच्छे ढंग से उल्लासपूर्ण मनाया गया। आज भी सब जगह शांति रही है, नमाज अच्छे ढंग से पढ़ी गई और सभी जगह शांति रही है। बाहर से भी फोर्स लगाया गया था और कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, सीएम और एसएसपी साहब के द्वारा इसको बहुत अच्छे ढंग से सदुपयोग करते हुए इसका प्रयोग किया गया। जनता के संग वार्ता, हर जगह पे उनका फीडबैक, पैदल गश्त के दौरान उन लोगों से मुलाकात करके उनका फीडबैक हर जगह से लिया गया, जिसके माध्यम से डिप्लॉयमेंट्स किए गए। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद में जो घटनाक्रम हुआ था, उसमें कुल मिलाकर 10 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसमें कल तक गिरफ्तारियों की संख्या 81 थी। आज 2 और अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। इनमें से ये जो 2 अभियुक्त हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। एक का नाम मुनीर इदरसी है, जो कि मौलाना तौकीर रजा के जितने कम्युनिकेशंस थे और मीडिया के साथ में जो मैनेजमेंट है, ये सब ये देखता था। और पिछले शुक्रवार को जो मौलाना तौकीर रजा की एक बाइट जारी की गई थी आईएमसी के द्वारा, वह भी इसी ने करवाई थी और उसको प्रचारित करना, प्रसारित करना, अलग अलग ग्रुप्स में भेजना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इस्लामिया ग्राउंड की तरफ आए। इसके अंदर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे आज जेल भेजा गया है। बात करेंगे एक चौंका देने वाली खबर की। देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। मामला क्या है, विस्तार से आपको जनमत में हम बता रहे हैं। देखिए, कफ सिरप पीने से कई बच्चों की दर्दनाक मौत की खबर आई। मिलावटी कफ सिरप जिसमें केमिकल मिला दिया गया था, बच्चों की मौत पर पूरे देश में जोरदार आक्रोश भी है। बात अगर पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की हम करें तो पिछले 15 दिनों में यहां 9 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि बच्चों की मौत की वजह किडनी का फेल हो जाना था। कफ सिरप पीने के बाद शुरुआती लक्षण सामान्य तौर पर ठंड, खांसी और बुखार के रूप में सामने आया उन बच्चों में, और अगले दिन एकाएक किडनी फेल हो गई इन मासूमों की और इन मासूमों ने दम तोड़ दिया। और ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी हुआ, जहां कफ सिरप पीने की वजह से 2 मासूमों की जान चली गई। खैर, दोनों राज्यों में अधिकारियों ने घटनाओं की गहनता से जांच शुरू कर दी है। सिरप से हुई मौत के मामले के सामने आने के बाद कोलरिफ और नेक्स्ट्रोडीएस नाम की सिरप की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया है। यह भी समझने वाली बात हो जाती है। देखिए, कुछ परिवारों को कहना है कि सिरप पीने के बाद बच्चों की पेशाब एकाएक बंद हो गई, हालात तेजी से बिगड़ने लगे। जांच के दौरान आशंका यह भी जताई जा रही है कि इन कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल नाम का केमिकल मिला हो सकता है। यह खतरनाक केमिकल भारत में दवा के अंदर तो बैन है, लेकिन अन्य जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है, जैसे पेंट वगैरह बनाने में। खैर, दवा को खरीदते समय इसको ऊपर और अंदर मिली चीज़ों का नाम ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसलिए कहा भी जाता है। आमतौर पर हम और आप मेडिकल स्टोर्स पर जाते हैं और कह देते हैं कि बच्चे को कफ हो गया है, कफ सिरप दे दीजिए। वो हम ले आते हैं, बच्चे को पिला देते हैं, ये ना जानते हुए कि आखिर इसके अंदर ना जाने कौन सा केमिकल मिला है, क्या सही मात्रा में है कि नहीं है। इन तमाम चीज़ों को हम देखते नहीं, लापरवाही करते हैं और बच्चों की जान चली जाती है। इसके बारे में भी बात हुई है। कई डॉक्टर्स लिख देते हैं प्रिस्क्रिप्शन में और उनको पता, हालांकि डॉक्टर्स को भी नहीं होता कि एग्जैक्टली कितना केमिकल किस में मिला है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा जो गिरोह काम करता है उसका असर हम देखते हैं इस प्रकार से जब निकल कर सामने आता है कि बच्चों की जान चली गई। कफ सिरप में कभी कभी डाइथिलीन ग्लाइकोल डीईजी नामक रसायन मिला दिया जाता है। ये असल में एक जहरीला केमिकल है जो कारों में इस्तेमाल होने वाले एंटीफ्रीज या पेंट बनाने में, जैसा कि मैंने अभी बताया, पेंट बनाने में काम आता है। भारत में दवाओं में इसका उपयोग मान्य नहीं है। ये तब दवा में पहुंचता है जब कोई घटित या मिलावटी कच्चा माल इस्तेमाल मुनाफे के लिए करती हैं तमाम कंपनीज। खैर, स्वास्थ्य विभाग सभी जिलों में सतर्कता बढ़ा रहा है। मामले की गहनता से जांच भी जारी है, लेकिन कफ सिरप किस प्रकार से किलर बन गया वो अपने आप में हैरान कर देता है। बच्चों की मौतों पर किसकी जवाबदेही तय की जाए, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। देखिए,
छिंदवाड़ा में कोई केस हो गया है जहां हमारी माल की सप्लाई होती है, वहां जो स्टॉकिस्ट है हमारे, उनसे इस वजह से साहब लोग आए हैं। उससे बच्चों की कुछ सुना है कि तबीयत खराब होकर नागपुर रेफर हुए थे, वहाँ उनकी डेथ हो गई है। कौन सी दवाई है, किस यूज में आती है अगर आपको पता हो? ये सर्दी खांसी बुखार के हिसाब से, कोल्ड ड्रिप सिरप, सर्दी खांसी जुकाम। छिंदवाड़ा में कहाँ कहाँ सप्लाई होती है आपके यहाँ से? छिंदवाड़ा में हमारे पास से जाता है 3 स्टॉकिस्ट हैं, जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, आयुष फार्मा, न्यू अपना फार्मा। कोई डॉक्टर स्पेशल हो जो प्रेस्क्राइब करते हो उसको? और वहाँ तो पूरे शहर में चलती है, हॉस्पिटल में भी सब जो डॉक्टर हैं वो लोग लिखते हैं। प्रतिबंधित कफ सिरप पीने से 9 बच्चों की मौत हो गई। सर, किस तरह का मामला है और सर क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें लगभग 12 प्रकार की ऐसी दवाइयाँ जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयाँ हैं, आज उम्मीद है कि शाम तक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि ये बात सही है कि बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उसका कारण क्या है अभी नीरी और भारत सरकार भी लगातार जो उनके लैब्स हैं वहाँ पर जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शाम तक इसके फाइनल रिपोर्ट आएगी, तभी ये समझ में आएगा कि वो कब सिरप के कारण हुआ है कि अन्य किसी दवाई के कारण हुआ है कि किस वजह से हुआ है। सर, शाम तक बैन था क्या? ये बैन था कब सिरप जिससे हुआ है? क्या सिरप बैन होता तो कभी भी मार्केट में नहीं आता, लेकिन कभी कभी दवाइयों के लॉट में कोई ऐसे दवाई जिसके कारण इस प्रकार की परेशानी आती है, ये जब तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक अभी कहना संभव नहीं है। सर, क्लीन चिट किस आधार पर दी गई? फिर क्लीन चिट वाली जो बात आई 2 दिन पहले, क्लीन चिट दी जाती सिरप के लिए, वो किस आधार पर दी गई? नहीं, शुरू में ये उम्मीद की गई थी कि कब सिरप के कारण ये नहीं हुआ है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि 3 दवाइयों की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पाया गया कि इन दवाइयों के कारण मौत का कारण नहीं है। लेकिन अभी बाकी लगभग 9 या 10 दवाइयाँ ऐसी हैं जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है, जो शाम तक आएगी। तो उन दवाइयों की रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी कुछ कहना संभव होगा। 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो 3 दवाइयों के बारे में बात हुई कि जिसके सैंपल की रिपोर्ट आ चुके थे और ये कंफर्म हो गया था कि इन दवाइयों के कारण मौत नहीं हो सकती है। थैंक यू सर। कुछ बच्चों की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और वो नागपुर के लिए रेफ़र हुए थे। नागपुर में रेफ़र होने के साथ ही उनका इलाज चालू किया गया, लेकिन कुछ बच्चों की डेथ लगातार होती जा रही थी। ऐसा न्यूज़ से पता लगा कि लगभग 7 से 8 बच्चों की डेथ हो चुकी है। इसी संदर्भ में छिंदवाड़ा में जो टीम बनी उनके द्वारा जांच के दौरान पता लगा कि उन बच्चों को कोल्ड ड्रिप सिरप दिया गया है। उस कोल्ड ड्रिप सिरप के तारतम्य में वहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा यह बताया गया है कि यह सिरप जो है जबलपुर के कटारिया फार्मास्यूटिकल से सप्लाई किया गया है। इसी संदर्भ में हम यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। जांच के दौरान पाया गया है कि कोल्ड ड्रिप सिरप जो है श्रीसन कंपनी का है और जो यहाँ के प्रोप्राइटर हैं उनके द्वारा भी बताया गया कि इनके द्वारा टोटल 660 बोतल का परचेसिंग की गई थी, जिसमें से 594 बोतल का विक्रय छिंदवाड़ा के 3 डिस्ट्रीब्यूटर अंकुश आयुष फार्मा, न्यू अपना एजेंसी, जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स को विक्रय किया गया है। शेष 66 बोतल इनके पास संधारित थी जो जांच के दौरान प्रोप्राइटर के द्वारा उपलब्ध कराई गई। इनमें से 16 बोतल्स को सैंपल के लिए हम ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भेज रहे हैं। बाकी बची हुई 50 बोतल को हम विक्रय के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, जिनकी रिपोर्ट आने के पश्चात आगामी डिसीजन लिया जाएगा। इसी संदर्भ में नियंत्रक महोदय भोपाल के द्वारा एक जांच टीम का गठन भी किया गया है, जिसमें देवेंद्र जैन जबलपुर, मैं स्वयं शरद कुमार जैन, स्वप्निल सिंह बालाघाट, वैष्णवी तलवारे मंडला और गौरव शर्मा छिंदवाड़ा सम्मिलित हैं। हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की जांच कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में केवल 3 ही फर्मों को सप्लाई हुआ है मध्य प्रदेश में, बाकी कहीं जगह सप्लाई नहीं हुआ है। और छिंदवाड़ा ड्रग इंस्पेक्टर को हमने सूचित कर दिया है कि इन तीनों फर्मों को भी अपने निर्देश जारी करें कि यदि उनके पास कोई स्टॉक रहता है तो उसका आगामी विक्रय ना करें, उसको फ्रीज कर दिया जाए। दे सकते हैं? नहीं, ऐसी ऑफिशियल सूचना मेरे पास नहीं है। मैं भी न्यूज़पेपर में ही मैंने देखा है कि यहाँ पे लगभग 7 से 8 बच्चों की डेथ का बता रहे हैं,
न्यूज़पेपर और समाचार पत्र के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है। इसी की जांच हम लोग कर रहे हैं और हम मेनली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे ही हम इसमें जांच करेंगे। किस एज ग्रुप के लिए गवर्नमेंट बैन किए हुए हैं? हाँ, इसमें एक सर्कुलर है जिसमें 4 साल से छोटे बच्चों को इसको नहीं देना है। तो उस संदर्भ में हम जो थेरेपेटिकली जो टीम कार्य कर रही है उसको हम इस अपनी सूचनाएं प्रोवाइड करेंगे। देखिए, ऐसी तमाम कंपनीज हैं जो इस प्रकार के केमिकल युक्त इस प्रकार के सिरप बनाती हैं और कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। उज्बेकिस्तान में एक बार यहाँ के सिरप भेजे गए थे, वहाँ इस्तेमाल, यहाँ इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हुए वहाँ पर लोगों की मौतें हुई, इंटरनेशनल न्यूज़ बनी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो कंपनीज इस प्रकार के सिरप बनाती हैं वो अभी भी सक्रिय हैं। ये भी एक चिंता की बात है। 15-12 बच्चों के मौतों का जो अभी आंकड़ा आ रहा है वो चिंताजनक है। खैर, बढ़ेंगे आगे। अब बात नेपाल की करेंगे। नेपाल के नेपालगंज और जनकपुर से चिंताजनक घटनाएं सामने आई हैं, जहां दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान जिहादियों के द्वारा योजनाबद्ध ढंग से पथराव किया गया। इस हमले में कई हिंदू श्रद्धालु घायल हो गए जो शांतिपूर्वक विसर्जन यात्रा में शामिल हुए थे। अब देखिए, यहां बताया यह जा रहा है कि हमला पूर्व नियोजित था और स्थिति को भांपते हुए स्थानीय प्रशासन ने समय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रशासन की चुप्पी से जनता में आक्रोश है। लोगों ने दोषियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले ने नेपाल में धार्मिक सहिष्णुता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेपालगंज में मूर्ति विसर्जन पर हमले की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से योजनाबद्ध ढंग से इस क्षेत्र में पथराव किया गया। कई श्रद्धालु घायल हुए, तनाव फैला रहा, प्रशासन मौन रहा। हिंदू संगठनों में इसको लेकर रोष व्याप्त है। देखिए, देश की राष्ट्रवादी आवाज यानी सुदर्शन न्यूज ने अपने 23 वर्षों की साहसी और निष्पक्ष पत्रकारिता की यात्रा पूरी कर ली है। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरणमय पांड्या जी ने सुदर्शन न्यूज को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि सुदर्शन न्यूज ने हमेशा निर्भीकता के साथ राष्ट्रहित और समाज के मूल्यों की रक्षा की है। हिरणमय पांड्या जी ने कहा कि जब बाकी मीडिया टीआरपी की दौड़ में सच्चाई से समझौता करते हैं, उस समय सुदर्शन न्यूज निडर होकर राष्ट्रवादी विचारों की पैरवी करता है। उन्होंने भरोसा जताया है कि आने वाले वर्षों में भी सुदर्शन न्यूज देश, धर्म और संविधान की रक्षा के लिए इसी तरह से सक्रिय और सजग बना रहेगा। मैं हिरणमय पांड्या, भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय अध्यक्ष हूँ। मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि सुदर्शन टीवी भी 23 साल पूर्ण कर चुके हैं और सुदर्शन टीवी का जो कार्य चला है ये एक अपने आप में सराहनीय है। ये अपने आप में एक प्रकार से देखा है एक निडर, निष्पक्ष और इस प्रकार की पूरी कथाएं, वार्ताएं और सभी को, देशवासियों को एक अच्छा सा संदेश प्राप्त कराती है। सही विषयों को आगे बढ़ाना और योग्य विषयों को बढ़ाना और इसी प्रकार से इस माध्यम के रूप से सारे देशवासियों को एक अच्छा सा न्याय मिलाता है। इन सारी टीम लीडर है टीवी सुदर्शन की, जो जितनी भी सारी टीम है, उच्च अधिकारी से लेके नीचे के एक व्यक्ति तक मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आने वाले दिनों में 23 से उनको 125 साल तक कैसे इस निडरता के साथ कार्य कर सके, इनकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सबको इतना प्रफुल्लित और प्रसन्नित रखने के लिए ऐसी योजना में प्रभु आपको और शक्ति दे, इसे कार्य करने की शक्ति दे, ये शुभकामनाएं। धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे। डिजिटल दुनिया के खतरे दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी चुनौती से निपटने के लिए महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में दरअसल राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह 2025 से शुरुआत हुई है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखना और उन्हें जागरूक करना है। आपको यह भी बता दें कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के तहत चल रही ये पहल साइबर स्वच्छता अभियान का हिस्सा है, जो डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आज के समय में साइबर क्राइम बड़ी चुनौती बन चुका है। फिशिंग,
साइबर अपहरण, एक्सटॉर्शन और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में सबसे अच्छा साइबर सुरक्षा नेटवर्क विकसित किया गया है। क्राइम होने के बाद आरोपी को पकड़ा जाता है, लेकिन मुख्य प्रयास यह है कि अपराध ना हो, इससे पहले इसे रोक दिया जाए, अपराध से पहले ही। श्री फडणवीस ने यह भी कहा कि इस अभियान के जरिए लोगों में साइबर सुरक्षा के प्रति अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाना भी हमारी प्राथमिकताओं में से एक है, ताकि डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सतर्क रहा जा सके। ये राहुल गांधी, इनको भारत के संविधान की ताकत पर विश्वास ही नहीं है, और इसका एक कारण है कि इस देश का, भारत का इतिहास वो जानते नहीं है। उनकी दादी श्रीमती इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाकर भारत के संविधान को बदलकर भारत के अंदर एकाधिकार शाही लाने का प्रयास कर देख लिया। भारत की जनता ने उनको उलट दिया। ये भारत का लोकतंत्र है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया हुआ लोकतंत्र है। ये किसी के बाप में ताकत नहीं है कि इस लोकतंत्र को वो कमजोर करके दिखाए। इनका दिमाग कमजोर है, इनके दिमाग में कमजोर है, इनके दिमाग में इस संविधान के खिलाफ फितरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, राहुल गांधी इज अ सीरियल लायर, इज अ सीरियल लायर, इज अ सीरियल लायर। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। जहां एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस घिनौने अपराध को अंजाम देने वाला आरोपी सलामत अली अंसारी पहले भी इस तरह के अपराध में शामिल था और कोर्ट से फरार चल रहा था। आरोपी ने मासूम को चॉकलेट का लालच दिया और इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। फिर गिना छिपाने के लिए उसने उसकी हत्या कर दी, शव को बोरे में भरा और कमरे में बंद किया, फरार हो गया। बच्चे के लापता होने पर परिजन पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर 5 घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पहले भी 2023 में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला दर्ज था। अदालत ने आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, ताकि गहन पूछताछ की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि क्या उसने और भी बच्चों को इस प्रकार से निशाना बनाया है। इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय लोग भी बेहद आक्रोशित हैं। ठाणे, महाराष्ट्र की ये घटना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में उस समय बवाल मच गया जब एक तहसीलदार द्वारा देवता के पंडाल में जूतों समेत प्रवेश करने का मामला सामने आया। देखिए, देवभूमि माने जाने वाली हिमाचल में इस व्यवहार को स्थानीय संस्कृति और आस्था का गंभीर अपमान माना गया। इससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि तहसीलदार साहब किसी क्षेत्रीय कार्यक्रम में ड्यूटी पर थे और इसी दौरान वे देवस्थल पर बने पंडाल में बिना जूते उतारे घुस गए। जैसे ही लोगों ने यह दृश्य देखा, वहां मौजूद स्थानीय नागरिक भड़क उठे। विरोध इतना तेज हुआ कि तहसीलदार के साथ हाथापाई तक की नौबत आ गई। मौके पर धक्का मुक्की और मारपीट का उन्हें सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों को कहना है कि अधिकारी जब देवभूमि में तैनात हो तो उन्हें यहाँ के परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। माहौल अभी भी सेंसिटिव है, तनावपूर्ण बना हुआ है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में देवभूमि संघर्ष समिति ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समिति के सहसंयोजक विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने आरोप लगाया है कि राज्य में योजनाबद्ध तरीके से गजबा हिंद जैसी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है और डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या संतुलन परिवर्तन की साजिश की जा रही है। आरोप लगाया गया कि हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई में सरकार तेजी दिखा रही है, जबकि मुस्लिम समुदाय पर कोई सख्ती नहीं होती। समिति का दावा है कि असंतुलन प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा है। मदन ठाकुर ने बताया कि शामली से एक संदिग्ध व्यक्ति ने उनके घर की रेकी की और परिवार को धमकाया। उनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन की शिकायत के बावजूद कोई सुरक्षा या कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो लोगों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। उन्होंने शिमला पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। निष्पक्ष जांच की मांग की गई।
अगली खबर आजमगढ़ से है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, जहां अतरौलिया थाना क्षेत्र के ग्राम कड़सरा शिवदास का पूरा स्थित नूरी मस्जिद में उस समय हड़कंप मच गया जब उसकी मीनार पर सऊदी अरब का झंडा फहराए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर झंडा उतारा और कब्जे में ले लिया। जांच में सामने आया है कि झंडा मस्जिद की देखरेख करने वाले नूर आलम द्वारा लगाया गया था। पुलिस के अनुसार ये कृत्य धार्मिक भावनाओं को आहत करने और समाज में वैमनस्य फैलाने की नियत से किया गया। वीडियो को पेन ड्राइव में सुरक्षित किया गया है। आरोपी नूर आलम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जांच शुरू कर दी गई है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया है कि मामले को गंभीरता से लिया गया और शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात भी स्पष्ट रूप से प्रशासन के द्वारा कही गई है। अगली खबर हरियाणा के पलवल से है, जहां इन दिनों एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने पाकिस्तान के कुख्यात खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में वसीम अकरम नाम के एक और यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। लेकिन दरअसल गिरफ्तारी की नींव तब पड़ी जब पुलिस ने 4 दिन पहले आलिमेव गांव में रहने वाले तौफीक को पकड़ा था। तौफीक पर पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारियां भेजने का आरोप था और जब पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की तो कई रहस्य एक एक करके सामने आ गए। इन्हीं सुरागों ने पुलिस को वसीम तक पहुंचाया। वास्तव में वसीम अकरम का मामला बेहद चौंका देने वाला है। ये व्यक्ति दिखने में एक साधारण यूट्यूबर था। मेवात के इतिहास पर ये वीडियोस बनाता था अपने यूट्यूब चैनल पर, लेकिन 3 साल पहले वो पाकिस्तान के एजेंट दानिश के संपर्क में आया था जब इसने पाकिस्तान के लिए वीज़ा अप्लाई किया था। एक और जानकारी आपको दे दें, इसका परिवार पाकिस्तान में भी रहता, मतलब इसकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में भी है। खैर, पुलिस के मुताबिक 2021 में जब उसने वीज़ा के लिए आवेदन किया था तभी उसकी मुलाकात सीमा पार के एक एजेंट के साथ हुई और यहीं से उसकी ज़िंदगी ने खतरनाक मोड़ लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि वसीम और तौफीक दोनों इंटरनेट कॉल के माध्यम से आईएसआई और पाकिस्तानी उच्चायोग से जुड़े हुए थे। ये दोनों लगातार सीमा पार बैठे आतंकवादियों को जानकारियां हिंदुस्तान की दे रहे थे। यही नहीं, वसीम ने तो दिल्ली जाकर पाक एजेंट को सिम कार्ड तक मुहैया कराया। अब सवाल ये उठता है कि एक यूट्यूबर जिसका पिता गांव में अस्पताल चलाता है, हमारे आपकी तरह जीवन यापन करने वाला एक लड़का, वो कैसे इस प्रकार से जासूसी के काम में लिप्त हो जाता है? किस एजेंडे के तहत, किस मानसिकता के तहत ये लोग रहते हैं हमारे बीच? आखिर क्यों और कैसे देश विरोधी ताकतों का हथियार ये लोग बन जाते हैं? ऐसे ही पुलिस ने जब उसके फोन की जांच की तो कई आपत्तिजनक चैट सामने आई। कई चैट उसने डिलीट कर दी थी, इसको रिकवर किया जा रहा है ताकि पता चल पाए कि पाकिस्तान को इसने कौन कौन सी जानकारियां दी। इंटरनेट कॉल के माध्यम से ये बात करते थे, व्हाट्सएप कॉलिंग इत्यादि से, ताकि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड कॉल होती है, उससे पता ना चल पाए। खैर, एसपी ने इस मामले की जांच पलवल क्राइम ब्रांच और साइबर टीम को सौंपी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी लगातार इस केस पर नजर बनाए हुए है। पुलिस को शक है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, यानी ये जासूसी नेटवर्क अभी और बड़ा निकलकर सामने आ सकता है। वास्तव में यह खुलासा हर किसी को झकझोर कर रख देने वाला है। हमारे समाज में और कितने लोग ऐसे होंगे जो नकली चेहरे के पीछे असली गद्दारी छिपाए बैठे हैं, क्योंकि इससे पहले भी ज्योति मल्होत्रा समेत कई गद्दार पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे। वसीम को अदालत से 4 दिन की रिमांड पर लिया गया है। तौफीक पहले ही जेल में जा चुका है। पुलिस पूछताछ लगातार इस पूरे संवेदनशील मामले पर इन जासूसों से कर रही है। तो इस खबर के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना है। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।